हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी कोरिलेशन की 4th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हम बहुत अच्छे से कोरिलेशन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कोरिलेशन का मीनिंग डिस्कस किया और डिग्रीज एंड टाइप्स को डिस्कस किया। सेकेंड क्लास में हमने स्कैटर डायग्राम को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। देन थर्ड क्लास में हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बहुत ही अच्छा मेथड है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और उसी के साथ में बहुत इजी मेथड है। मैम, हमने तो सुना है कि ये मेथड लेंदी है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी तो है। मैम, हमने सुना है कि इस मेथड में काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं। यस, फॉर्मूलाज तो हैं। तो मैम, इसका मतलब फिर ये मेथड टफ हुआ? नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैम, आप ही तो बोल रहे हो कि ये मेथड लेंथी है, इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये टफ हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे पहले आप मुझे एक आंसर दीजिए मेरे क्वेश्चन का। देखिए, जिस घर में आप रह रहे हैं वो बहुत ही सुंदर स्वीट होम है ना? है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए, अगर उस घर को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए और मैं ये बोल दूं क्योंकि अब आपका घर बड़ा हो गया है तो उसमें एंट्री लेने के लिए हम 3 या 4 गेट रख लेते हैं, जिससे उसमें एंट्री लेना इजी हो जाए। कभी हो सकता है हमें किसी गेट से व्हीकल को एंट्री लेनी हो, या फिर कोई गेस्ट आता है उनको एंट्री देनी हो, या एक दो हम एक्स्ट्रा बैक गेट रख लेते हैं। तो इस तरह से करके हम एक घर में 3 to 4 गेट रख लेते हैं ताकि एंट्री लेना ईजी हो जाए। कर सकते हैं ऐसा। जैसे कि देखिए, ये हाउस है, हमने यहाँ पर 3 गेट रखे हुए हैं। अब ये बताइए, ये गेट हमने क्यों रखे हैं? क्योंकि वहाँ एंट्री लेना इजी हो जाए, इसलिए रखे हैं ना हमने। अब बताइए, जो ये मेथड है, अगर मैं इसको ये बोल दूं कि ये हमारा हाउस है और उस हाउस में हमें एंट्री लेनी है और वहाँ से कोरिलेशन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम छोटे छोटे गेट मीन्स कुछ फर्दर छोटे छोटे मेथड्स का यूज़ करेंगे। वो मेथड हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि एंट्री लेना इजी हो जाए। तो बताइए, ये टफ़ कैसे हो सकता है? इजी बनाने के लिए ही लिए गए हैं वो मेथड्स। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब इस हाउस में एंट्री लेनी है, मींस कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो मेथड है उसमें एंट्री लेनी है। उसके लिए हमने थोड़े छोटे छोटे गेट्स रखे हुए हैं जिससे उसमें एंट्री लेना इजी हो जाए। तो अभी बहुत इजी वाले हम मेथड्स पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? ये is a quantitative and offered numerical value to establish the intensity of the linear relationship between x and y। देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक है x एंड एक है y। यहाँ पर हम उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करेंगे। ये मेथड हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है। जैसा कि हमने स्कैटर डायग्राम में देखा कि वहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ओनली ग्राफ पर अपने डाटा को प्लॉट करते हैं और आंसर को फाइंड आउट करते हैं। देन हमने सेकंड देखा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जहाँ पर हम क्वालिटेटिव डाटा का यूज़ कर रहे थे। और अब आता है हमारा क्वांटिटेटिव मेथड, या जहाँ हम क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करेंगे, तो वो कौन सा है? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये क्या करता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें ऑफर करता है जिससे हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर पाएँ। इंटेंसिटी का मतलब ये कि उनके बीच में कितना गहरा रिलेशनशिप है, हाई है, लो है, कितना है। ठीक है, इंटेंसिटी मीन्स उनकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर पाएँ। आ रही है बात समझ में? द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय आर। ये याद रखेंगे कि कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? स्मॉल आर से। ओके, इट इज रेफर्ड टू एज पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और द बाइवेरिएट कोरिलेशन। ठीक है, देखिए, ये जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसके अदर नेम अगर हमें पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट देखने को मिलता है तब भी वो यही है, और अगर बाइवेरिएट कोरिलेशन देखने को मिलता है तब भी वो इसी की बात कर रहा है। आ रही है बात समझ में? इट हैज़ बीन गिवन बाय कार्ल पियर्सन, जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है। इसे किसने दिया है? कार्ल पियर्सन ने दिया है। क्लियर? नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, जैसे कि हम हर मेथड में बढ़ते आ रहे हैं, इसके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं और रियल में ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसके असम्पशंस भी। ओके, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। यस, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ क्वान्टिटेटिव मैथड। देखिए, मैं यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन देती हूँ
कि एक है आपके पास स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन और एक है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इन दोनों में से आप मुझे ये बताइए क्वालिटेटिव मेथड कौन सा है, तो आप कौन सा बोलेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। और अगर मैं ये बोलती हूँ कि क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा है, तो आप बोलेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, यहाँ हमें ये मेथड डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन का मतलब हम पढ़ते आए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हमारे दोनों वेरिएबल एक ही ओर मूव करते हैं, मीन्स अगर हमारा जो कोज और इफेक्ट है वो एक ही तरफ, मतलब अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो सेकंड भी बढ़ता है, एक घटता है तो सेकंड भी घटता है, मीन्स सेम डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं, तो वो होता है पॉजिटिव रिलेशन। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो ये हमें डायरेक्शन भी बताता है। क्लियर। नेक्स्ट, डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, और उसी के साथ में ये डिग्रीज भी फाइंड आउट करता है, मीन्स हाई, स्ट्रॉन्ग, लो, कैसी डिग्री है, मीन्स उनके बीच में स्ट्रेंथ कैसी है, उसका साइज कैसा है, और साइज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 तक। ठीक है, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, तो ये साइज भी बताता है रिलेशनशिप का। ओके, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो हम बात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, ये मीन पर बेस्ड है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है, और उसी के साथ साथ ये कोवेरियांस पर भी बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम तीनों को डिस्कस करने वाले हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोवेरियांस। क्लियर। नेक्स्ट, असम्पशंस क्या है इसकी, अफेक्टिंग बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। जैसा कि हम देखते हैं कि हम दो वेरिएबल को यहाँ डिस्कस करते हैं, एक्स एंड वाई। हम ये मान लेते हैं कि एक्स वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, जैसा कि हम प्राइस को मान लेते हैं, प्राइस जो कि हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और डिमांड जो कि यहाँ पर डिपेंडेंट फैक्टर है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आता है, मीन्स अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इस तरह से हम इनके बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस हो जाता है कोज एंड डिमांड क्या हो जाता है, अफेक्ट। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो हम डिस्कस करते ही हैं, साथ में ये बता रहा है कि जो इंडिपेंडेंट फैक्टर, जैसे कि हमने यहाँ प्राइस को डिस्कस किया है, तो जो वो एक नहीं है, वो ज़्यादा है। मतलब डिमांड पर क्या ओनली प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, नहीं, इनकम का भी इफेक्ट पड़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का इफेक्ट पड़ता है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इफेक्ट पड़ता है, और इस पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का इफेक्ट, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो वो सब क्या है, वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है, और डिमांड क्या है, एक डिपेंडेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर ये हमें यही बता रहा है कि अफेक्टिंग बाय अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट फैक्टर है उस पर काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट कॉजेज का अफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो है ही, एंड लीनियर रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to +1। ये हम बार बार डिस्कस करते ही आ रहे हैं कि हमारा जो कोरिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 तक। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार क्वेश्चन आया है यहाँ से। देखिए ये बोल रहा है कि ये ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है, तो उससे पहले ओरिजिन होता क्या है। देखिए मैं अगर यहाँ बात कर रही हूँ टू वेरिएबल की, एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स वेरिएबल में इसकी हर आइटम में एक नंबर जो कि 5 या 6 कोई भी नंबर हो सकता है, हर एक आइटम में सेम नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ, या सेम नंबर को ही मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आ रही है बस समझ में, सेम नंबर को ऐड कर रही हूँ और सेम को ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही वाई वेरिएबल में भी सेम नंबर को ऐड कर रही हूँ और सेम को ही मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मैं ओरिजिन को चेंज कर रही हूँ, तो इसको बोलेंगे चेंज इन ओरिजिन। आ रही है बस समझ में। उसके बाद अगर मैं ये बोल देती हूँ कि मैं सेम नंबर से एक्स सीरीज़ में मल्टीप्लाई कर रही हूँ और डिवाइड कर रही हूँ, दोनों चीज़ें, मल्टीप्लाई भी बोल रही हूँ मैं एंड डिवाइड भी बोल रही हूँ। ठीक है, दोनों। तो इसका मतलब सेम नंबर से मैं एक्स सीरीज़ में भी करूँगी और वाई में भी करूँगी, उसको बोलूँगी चेंज इन स्केल। ठीक है, अगर मैं करती हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न तो उसको बोलते हैं चेंज इन स्केल, और अगर करते हूँ प्लस एंड माइनस तो उसको बोलेंगे चेंज इन ओरिजिन। अगर ऐसा किया जाता है तो हमारे आंसर मीन्स कोरिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात याद रखनी है कोरिलेशन में। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर इन दोनों चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब हम चाहे प्लस माइनस कर दें, चाहे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दें किसी एक नंबर से, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये इंडिपेंडेंट रहेगा, हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर। उसके बाद इट इज़ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स BYX एंड BXY।
ये बोल रहा है कि जो हमारा कोरिलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसका, रिग्रेशन बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई का, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। आपको बस ये याद रखना है, आगे हम इसको रिग्रेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर। उसके बाद इफ़ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि एक्स एंड वाई दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्स का वाई पर अफेक्ट नहीं है और वाई का एक्स पर अफेक्ट नहीं है, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज़ीरो। तो इसका मतलब हमारा जो कोरिलेशन आता है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं और मैं ये बोलूं कि कोरिलेशन आपके पास ज़ीरो है, ठीक है, अगर ये बोलूं कि कोरिलेशन ज़ीरो है, तो क्या इसका ये मतलब भी होगा कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? तो यहाँ पर वो रोंग हो जाएगा। अगर आपको ये बोला होता है कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि कोरिलेशन ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर आपको कोरिलेशन ज़ीरो दे रखा है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इट डज नॉट रिक्वायर दैट द यूनिट्स ऑफ बोथ द वेरिएबल्स शुड बी सेम। देखिए ये कह रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम वेरिएबल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उनकी यूनिट्स सेम हो। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स की मेजरमेंट से। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास दो फैक्टर हैं, दो वेरिएबल हैं, जैसे कि अगर रेनफॉल है जिसको हम इंचज़ में मेज़र करते हैं, और अगर वाटर लेते हैं तो उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं, क्लॉथ को लेते हैं तो उसको मीटर में मेज़र करते हैं, अगर हम वीट को लेते हैं तो उसको क्विंटल में मेज़र करते हैं। इन सब की क्या है, ये यूनिट्स हैं और जो कि डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो उस पर इन यूनिट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो इंडिपेंडेंट होता है इन यूनिट की मेजरमेंट से। क्लियर। ये बोल रहा है कि इट डज नॉट रिक्वायर दैट द यूनिट्स ऑफ बोथ द वेरिएबल्स शुड बी सेम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी यूनिट्स सेम हो। क्लियर। नेक्स्ट, the coefficient of correlation between the two variables x and y is symmetric। ये बोलता है कि अगर हम ये बोलें कि हमारे पास कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, या फिर बोल दें हम कोरिलेशन बिटवीन y एंड x, तो ये दोनों एक ही बात है, मतलब इनके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये दोनों इक्वल रहते हैं। रिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, रिग्रेशन आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, बट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई या फिर कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, वो एक ही बात होती है, वे इक्वल ही होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए अब ये वही आ गए, हमारे गेट आ गए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर 4 गेट लिए हैं। फर्स्ट है कोवेरियांस मेथड, फिर एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। मतलब ये हमने गेट बनाए हुए हैं जिनसे हम इस मेथड के अंदर एंट्री लेंगे और वहाँ से कोरिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ईजी है जैसा कि हमें पता है। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है कोवेरियांस मेथड। सबसे पहले मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि आप बहुत बार यही फॉर्मूला देखते हो, बहुत बार देखने को मिलता है और एग्जाम में भी मोस्टली यही आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कोवेरियांस की, तो कोवेरियांस होता क्या, उससे पहले वेरियांस क्या होता है। देखिए अगर मैंने बात की है एक्स वेरिएबल की और मैं ये बोलती हूँ कि एक्स वेरिएबल अपनी सेंट्रल टेंडेंसी से कितना वेरी करता है, अगर मैं उसको मेज़र कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं वेरियांस निकाल रही हूँ। ठीक है, अगर मैं y की बात करती हूँ कि वो अपनी सेंट्रल टेंडेंसी या हम बोल सकते हैं मीन से कितना वेरी करता है, तो इसका मतलब मैं वेरियांस फाइंड आउट कर रही हूँ। और अगर मैंने वर्ड यहाँ पे लगाया को का मतलब एक साथ, और अगर मैं x एंड y दोनों के वेरियांस को एक साथ अगर मैं मेज़र करती हूँ तो उसको बोल देते हैं को वेरियांस ऑफ x एंड y। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, इट टेल्स ओनली डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। अगर हम कोवेरियांस की बात करते हैं तो ये ओनली हमें डायरेक्शन बताता है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ये स्ट्रेंथ या आप बोल सकते हैं डिग्री को फाइंड आउट नहीं करता है, ये ओनली डायरेक्शन को बताता है। डायरेक्शन कौन सी, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमें ये बस उतना ही बता देता है। ठीक है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर, और ये एब्सोल्यूट मेजर होता है, रिलेटिव मेजर नहीं है। और जबकि कोरिलेशन कैसा है हमारा, रिलेटिव मेजर है, वहाँ पर हम कंपेरिजन कर सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिए इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, बहुत इजी है। अगर आपने ये एक फॉर्मूला लर्न करके रखा है तो आगे के फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से होते चले जाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, कोवेरियांस बिटवीन एक्स एंड वाई, उसको डिवाइड करना आपको अंडर रूट वेरियांस एक्स एंड अंडर रूट वेरियांस वाई। ठीक है, और अगर इसको हम इस तरह से लिखें तो ये भी हो सकता है, मतलब ये कि अंडर रूट वेरियांस एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, एंड अंडर रूट वेरियांस वाई को क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देखें या हम ये बोलें कि कोवेरियांस ऑफ एक्स एंड वाई किसके इक्वल होता है, तो ये होता है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय में एन। और ये देखिए एक्स और वाई क्या है, ये स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है, और स्मॉल एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस में मीन, और स्मॉल वाई किसके इक्वल होता है, वाई माइनस में वाई मीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका सम लेना होता है डिवाइड बाय में एन। तो हम यहाँ पर अगर कोवेरियांस एक्स वाई की जगह समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय में एन अगर पुट कर दें, देखिए यहाँ पर मैं अगर कोवेरियांस एक्स वाई की जगह ये लिख दूँ समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय में एन, तो देखिए कैसा फॉर्मूला बन जाएगा, ये ऐसा दिखेगा आपको। आ रही है बस समझ में, मतलब सिर्फ आप यहाँ से कोवेरियांस को हटा दीजिए और इसकी जगह आप ये लिख दीजिए, तो देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर स्मॉल एक्स एंड वाई क्या है, एक्स माइनस में एक्स मीन, और वाई क्या है, वाई माइनस में वाई मीन। क्लियर। नेक्स्ट आता है एक्चुअल मीन मेथड। अब एक्चुअल मीन मेथड में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्चुअल मीन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में एन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करते हो, तो सबसे पहले आप वाई कैसे फाइंड आउट करते हो, तो अभी हमने देखा वाई माइनस में वाई मीन, और अगर उसका हम स्क्वायर करके और सम ले लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में एन। यहाँ पर एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर वाई ले लिया है। तो ये क्या है, अंडर रूट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में एन। तो ये किसके इक्वल होता है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन। और अभी हमने यहाँ देखा कि देखिए हमारा ये फॉर्मूला यहाँ तक आ चुका है आपके पास। अब इसको देखिए आप, यहाँ से आप ये ले चुके थे, कोरिलेशन इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई। तो देखिए इस फॉर्मूले में भी इतना तो आ चुका है ये। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की जगह ये पुट कर दूँ, तो ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखिए अगर मैं ये बोलूँ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय में एन, और ये अंडर रूट है, बिल्कुल ऐसा ही समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में एन। ठीक है, ये लिया मैंने, ये क्या हो गया, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, मैंने यही लिया है, यही लिया है। और एन तो देखिए वहाँ फॉर्मूला में है ही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अंडर रूट एन को अगर ऐसे बोलूँ, ये देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो अंडर रूट है हमारे पास, अगर ये ना हो यहाँ पे तो देखिए अगर हमारे पास 2n है जो कि ऐसे अंडर रूट में है, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाता है, एक सिंगल n बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी पावर प्लस हो जाती है तो सिंगल n बन जाता है, और यहाँ पे n तो मल्टीप्लाई में था ही, तो ये यहाँ से कट हो जाता है। तो हमारे पास ओनली क्या बचता है, ये ऊपर वाला बचता है। देखिए यहाँ पर ये रहा, बच गया। तो बिल्कुल देखिए समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में समेशन वाई स्क्वायर, ये बच गया। तो अब देखिए हमने सिर्फ एक ये फॉर्मूला लर्न किया था, और इस फॉर्मूले से हमारा ये वाला भी बन गया है। इसमें क्या किया हमने, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू पुट कर दी, और पुट करते ही हमें ये मिल गया। और वो कहाँ से मिला, सिर्फ ये बच गया, और नीचे से एन तो कट हो गया है। आ रही है बस समझ में, तो ये मिल गया हमें फॉर्मूला। तो अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, अब देखिए हमें पता था कि स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस में एक्स मीन एंड वाई माइनस वाई मीन, डिवाइड बाय में अब इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ये स्मॉल एक्स है तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस एक्स मीन एंड वाई माइनस वाई मीन। तो यहाँ पर इतनी बात याद रखनी है कि यहाँ पर स्क्वायर भी होगा एंड अंडर रूट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए कई बार क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल मीन होता है वो पॉइंट्स में आता है, वो फाइंड आउट नहीं हो पाता है, पॉइंट्स में आता है तो अच्छे से नहीं होता है, तो इसीलिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर हम मीन को एज्यूम कर लेते हैं, तो वहाँ पर जब एज्यूम करते हैं तो थोड़ा सा हमें ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा करना पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ तक तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर सेम ही आता है, जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं कि समेशन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है तो इसका मतलब हमने डेविएशन भी लिया होगा। तो यहाँ पर अब आपको डेविएशन का यूज़ करना है, डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई माइनस में। तो अब बस ये वाला जो है ये थोड़ा सा नया आ गया है इसमें, बस इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आपको इतना तो थोड़ा सा लर्न करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ नीचे क्या था, यहाँ था ना बिल्कुल हमारे पास ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो बिल्कुल अब इन दोनों के साथ में हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर था यहाँ पर, तो अब डी तो आ ही रहा है, आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो उसके साथ में ये भी हमें माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डेविएशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, या ये बोल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, दोनों में यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर को करना पड़ रहा है और यहाँ पे वाई स्क्वायर को करना पड़ रहा है। ठीक है, और अगर इस मैथ फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के जाऊँ तो मैं यहाँ से क्या ले लेती हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ। अगर एलसीएम लिया तो एन, देखिए एलसीएम लेने के बाद में ऐसे नीचे आ जाता है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसलिए देखिए एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया और ये अब सिंगल लिखा तो ये एन क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूला में से एन को इसमें से भी अगर एलसीएम ले लें तो क्या होगा, ये देखिए ऐसे एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किया हुआ है और यहाँ से एन हमारे पास ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट होल अंडर रूट चल रहा है हमारा, तो एन यहाँ पे और एन ये, और जो एक ये वाला एन था ये कट हो जाता है। ठीक है, वैसे मुझे इतना डिटेल में बताने की नीड नहीं है क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो तो आप फॉर्मूला को बिल्कुल देख के समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से लर्न रहे और आप समझ कर चलें इसे। ठीक है, तो यहाँ से एन को एलसीएम लिया गया और यहाँ से भी एन का एलसीएम लेकर के ये दोनों एन कट कर दिए गए हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए फिर ये ऐसा फॉर्मूला बन गया। तो हो सकता है आपको ये ना दिखे तो ये मिल जाए, और अगर ये ना मिले तो आपको ये फॉर्मूला मिल सकता है। तो आपको बस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखना है और याद करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर हमें ये फॉर्मूला देखने को मिल जाए तब भी ये किसका है, ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का ही है। तो यहाँ पर क्या आता है, देखिए ये जो हमारे पास समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई है बिल्कुल वही है। अब यहाँ पर बस ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है और नीचे से जो ये हमने यहाँ पर पुट किए हुए हैं ये हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के इक्वल, तो यहाँ पर हम उसको भी पुट कर सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनकी जगह हम किसको पुट कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर रख सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल। तो हो सकता है ये फॉर्मूला आपको अब इस तरह से स्मॉल और छोटा करके दिया गया हो। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब देखिए यहाँ पर आपको ना तो एज्यूम्ड मीन लेना है और ना आपको यहाँ पर एक्चुअल मीन लेना है। अगर यहाँ पर आपकी जो वेरिएबल की सीरीज होती है वो अगर छोटी है, मीन्स अगर आपके पास आइटम्स 5 6 हैं 4 5 हैं, छोटी हैं, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें अब आपको यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं लेना है और कोई मीन का कोई भी डेविएशन नहीं लेना है, ना तो एज्यूम से लेना है और ना मीन से लेना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट उन सीरीज़ को मल्टीप्लाई करके चल रहे हो। तो देखिए है तो फॉर्मूला ये यही, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ के आए ये स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ये वाला ये देखिए, अब इसमें क्या किया इसने, सीधा लिया है डायरेक्ट समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय मैन, और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल वैसा ही लेकर के चल रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर डेविएशन अब इसने नहीं यूज़ किया है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट ले रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही एन का जब एलसीएम लिया जाता है तो एन यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है और ये नीचे वाले एन कट के ये एक मल्टीप्लाई में इधर और एक मल्टीप्लाई में इधर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, ये क्या थी, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था, और अगर यहाँ पर हमारा ग्रुप डाटा दिया होता है तब वहाँ पर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज आता है वो फ्रीक्वेंसी का आता है, क्योंकि अब ग्रुप डाटा में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया गया है। अब अगर इनमें से 1 या 2 फॉर्मूला को बहुत अच्छे से लर्न करके चलते तो सभी फॉर्मूला होते चले जाते हैं। ठीक है, यस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कोई प्रैक्टिकल सम भी करने चाहिए थे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सम भी कर लेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम है उनमें सिर्फ फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज को डाला है एंड कोशिश की है कि इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए। और अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए एंड लाइक करते रहिए। आपका अप्रिसिएशन ऑलवेज वैल्यूएबल है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।